अगला जो टॉपिक शुरू हम करने जा रहे हैं इसमें वो है लघु बीजाणुदानी, जिसको माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहा जाता है। देखिए इस टॉपिक में आपको ये ध्यान रखना है कि हमें पढ़ना है कि जो पुंकेसर है, ठीक है, और जो पुंकेसर है उसको लघु बीजाणुपर्ण कहा जाता है, क्योंकि पुंकेसर जो है ये बाग किसका है, पुमंग का ही तो बाग है। पुमंग की जो इकाई होती है पुंकेसर होती है। पुंकेसर को हम क्या कह रहे हैं, लघु बीजाणुपर्ण कह रहे हैं। और पुंकेसर में 4 जो है परागपुट पाए जाते हैं और उन्हीं परागपुटों को हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणुदानी। और इन्हीं परागपुटों में और लघु बीजाणुदानी में लघु बीजाणु यानी कि परागकणों का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। तब इसमें हमें जो है लघु बीजाणुदानी में जो परागकोश की जो अनुप्रस्थ काट होती है उसका अध्ययन करना पड़ता है। तो शुरू करते हैं लघु बीजाणुदानी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ये है कि पुष्प का नर जननांग, बात की जा रही है किसकी, नर जननांग की। तो पुष्प का नर जननांग क्या होता है, पुमंग। पुष्प का नर जननांग पुमंग यानी कि एंड्रोसियम होता है, ठीक है। और पुमंग की इकाई को क्या कहते हैं, पुंकेसर यानी स्टेमन कहते हैं। पुमंग की इकाई को पुंकेसर यानी कि स्टेमन कहते हैं। और पुंकेसर को ही लघु बीजाणुपर्ण कहा जाता है, ठीक है। पुंकेसर को ही लघु बीजाणुपर्ण यानी माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है ना, माइक्रोस्पोरोफिल कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो बात की जाती है पुंकेसर के जो है 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, परागकोश, फिर तंतुनुमा भाग पुतंतु, और उन दोनों को जोड़ने वाला योजी कहलाता है, ठीक है। पुंकेसर के मुख्य 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, जिसमें नाम क्या आएगा, परागकोश जिसको एंथर कहा जाता है, ठीक है। फिर दूसरा जो आता है वो कहलाता है योजी, जिसको कनेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, कनेक्टिव कहेंगे। और इसके बाद में आता है पुतंतु, जिसको फिलामेंट भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो ये जैसे मान लीजिए यहाँ चित्र में आप देखते हो, ये तो हो गया परागकोश, ये हो गया पुतंतु, और योजी जो इनको जोड़ने का काम करेगा। अब परागकोश जो होता है ये कैसा होता है, द्विपालित होता है। कैसा होता है ये, द्विपालित होता है। और इसी परागकोश में पाए जाते हैं 4 परागपुट, ठीक है ना। तो जब इसकी अनुप्रस्थ काट काटी जाती है, तब ये ऐसे इस तरीके से दिखता है, ये इस तरीके से दिखेगा, ठीक है ना। तो ये द्विपाली संरचना हो गई। और इसी द्विपाली संरचना में इसके अंदर की तरफ आपको जो है दिखाई देते हैं 4 क्या, परागपुट। तो ये परागपुट है, ये क्या है, परागपुट। और इनको जो है पॉलन्स एग भी कहा जाता है। और इन्हीं परागपुट को कहा जाता है लघु बीजाणुदानी। इन्हीं परागपुटों को क्या कहा जाता है, लघु बीजाणुदानी कहा जाता है, जिसमें लघु बीजाणु का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ध्यान देना कि परागकोश जो होता है ये द्विपाली संरचना होती है, और परागकोश में 4 परागपुट पाए जाते हैं, और उन्हीं परागपुटों को क्या कहेंगे, लघु बीजाणु
दानी कहेंगे, जिसमें लघु बीजाणु का यानी कि पराग कणों का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो यहां पर लिख रहा हूं कि परागकोश द्विपालित संरचना। कैसी संरचना? द्विपालित संरचना होती है। परागकोश द्विपालित संरचना होती है। परागकोश में 4 परागपुट यानी पॉलन सैक पाए जाते हैं। 4 परागपुट या क्या पाए जाते हैं? पॉलन सैक पाए जाते हैं, जिनको लघु बीजाणुदानी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? लघु बीजाणुदानी कहते हैं। और लघु बीजाणुदानी में ही किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणुओं का अर्थात परागकणों का निर्माण होता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे लघु बीजाणुदानी में परागकणों ऑब्लिक करके मैं लिख रहा हूं लघु बीजाणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। तो पहले यहाँ तक एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर परागकोश की जो अनुप्रस्थ काट है उसका हम जो है अध्ययन करेंगे। तो हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो है लघु बीजाणुदानी। लघु बीजाणुदानी में आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि पुष्प का जो नर जननांग है वो किसको कहा जाता है? पुंबक यानी एंड्रोशियम को कहा जाता है। और पुंबक की जो इकाई होती है उसको हम क्या कहते हैं? पुंकेसर यानी स्टेमन कहते हैं। और पुंकेसर को ध्यान दीजिएगा लघु बीजाणुपर्ण कहा जाता है। पुंकेसर को ही क्या कहा जाता है? लघु बीजाणुपर्ण कहा जाता है, माइक्रोस्पोरोफिल कहा जाता है। और पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? परागकोश, योजी और पुतंतु। परागकोश जो होता है ये कैसी संरचना होती है? परागकोश जो है द्विपालित संरचना होती है। परागकोश कैसी संरचना होती है? द्विपालित संरचना होती है। और परागकोश में कितने परागपुट? 4 परागपुट पाए जाते हैं। और इन्हीं 4 परागपुटों को क्या कहा जाता है? लघु बीजाणुदानी कहा जाता है। तो परागकोश में 4 परागपुट पाए जाते हैं जिनको लघु बीजाणुदानी कहते हैं। और लघु बीजाणुदानी में ही किसका निर्माण होता है? परागकणों का यानी कि लघु बीजाणु का क्या होता है? निर्माण होता है। अब लघु बीजाणुदानी का अध्ययन करने के लिए परागकोश के अनुप्रस्थ काट का अध्ययन किया जाता है। तो इसी में हम शुरू करेंगे अगला टॉपिक, परागकोश की अनुप्रस्थ काट। तो इसी में नेक्स्ट जो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो है परागकोश की अनुप्रस्थ काट। ठीक है, अब परागकोश की अनुप्रस्थ काट जब काटी जाती है तब उसमें कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं वो अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो परागकोश की जो अनुप्रस्थ काट होती है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, ये इस तरीके से। ठीक है, और परागकोश की इस अनुप्रस्थ काट में सबसे बाहर की तरफ जो परत पाई जाती है जिसे कहा जाता है बाह्य त्वचा। क्या कहा जाता है इसको? बाह्य त्वचा। हम चारों तरफ तो नहीं बनाएंगे, केवल एक जगह पर ही बना लेंगे। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं इसमें बना रहा हूँ, तो ये सबसे बाहर की तरफ इसमें जो पाई जाती है ये हो गई इसकी कौन सी त्वचा? बाह्य त्वचा। ठीक है, तो ये हो गई सबसे बाहर की तरफ बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा के भीतर की तरफ इसमें पाई जाती है एकल परत कोशिकाओं से निर्मित होती है जिसको कहा जाता है अंतःभित्ति या एंडोथीसियम। ठीक है ना, ये सेकंड नंबर पे जो इसमें परत पाई जाती है कोशिकाओं से निर्मित एकल परत होती है, ये भी। ठीक है, जिसको कहा जाता है अंतःभित्ति। ये तो हो जाएगी एपिडर्मिस। ठीक है, ये हो जाएगी एंडोथीसियम।
ठीक है। फिर इसके बाद में इसके अंदर की तरफ 3 से 4 जो है परतें पाई जाती है कोशिकाओं की, वो कहलाती है मध्य स्तर, ठीक है ना। इसके भीतर की तरफ जो परतें पाई जाती है 3 से 4, वो क्या पाई जाती है, मध्य स्तर या मध्य परत भी कहलाती है। तो यहाँ पर हमने जो है 3 लेयर बना ली है मध्य परत की, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर में हमने जो बनाई है ये हो जाएगी इसकी मध्य परत, ठीक है, जिसको मिडिल लेयर भी कहते हैं। इसको जो है मिडिल लेयर भी कहा जाता है। फिर इसके बाद में सबसे अंदर की तरफ जो परत पाई जाती है वो परत पाई जाती है टेपिटम की। सबसे अंदर की तरफ जो परत पाई जाती है वो किसकी पाई जाती है, टेपिटम की पाई जाती है, ठीक है। ये यहाँ पर सबसे अंदर की तरफ टेपिटम की परत होगी। ये और यहाँ पर जो ये परागपुट पाया जाता है, इसी परागपुट में लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती है जो आगे चल करके निर्माण करती है किसका, लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। तो यहाँ पर ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है, जो आगे चल करके किसका निर्माण करेगी, लघु बीजाणुओं का निर्माण करेगी, ठीक है। तो ये सबसे अंदर की तरफ जो परत पाई जाती है, सबसे भीतरी परत जो पाई जाती है ये है टेपिटम। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि परागकोश की जो अनुप्रस्थ काट है, परागकोश की अनुप्रस्थ काट में मुख्य रूप से जो है 4 परतें आपको दिखाई देती है। सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है बाह्य त्वचा, कोशिकाओं से निर्मित एकल परत होती है। फिर उसके बाद में अंतःभित्ति या एंडोथीसियम या अंतस्थ त्वचा भी कहा जाता है इसको, ठीक है ना। इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसको अंतस्थ त्वचा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में आती है मध्य परत, ये 3 से 4 परतें होती है और उसके बाद में सबसे भीतरी परत जो पाई जाती है वो क्या कहलाती है, टेपिटम, जो कि परागकोट को जो घेर करके रखती है। तो अब हमें जो है इसके बारे में अध्ययन करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ बाह्य त्वचा की। बाह्य त्वचा नाम से पता चलता है कि सबसे बाहर वाली जो परत होती है, ठीक है ना, जो कि संपूर्ण परागकोश को घेर करके रखती है। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है आकार आकृति प्रदान करना और सुरक्षा प्रदान करना। ये एकल परत पाई जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में आती है अंतःभित्ति, जिसको अंतस्थ त्वचा भी कहा जाता है। अंतःभित्ति या अंतस्थ त्वचा में क्या कहा जाता है, ये ध्यान देना कि बाह्य त्वचा के भीतर कोशिकाओं से निर्मित एकल परत पाई जाती है जिसको अंतःभित्ति या अंतस्थ त्वचा कहते हैं। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ब्लैक कलर की बनाई गई है। अब विशेष बात क्या होती है कि अंतस्थ त्वचा की जो कोशिकाएं होती है, इन कोशिकाओं में अल्फा सेलुलोज का जमाव होता है। किसका जमाव होता है, अल्फा सेलुलोज का। वो अल्फा सेलुलोज क्या करता है कि जमता है और रेशेदार पट्टियों के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। ये पट्टियां जो बनती है, रेशेदार पट्टियां जो बनती है, आर्द्रता ग्राही होती है, जो वातावरण से नमी को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। लेकिन जब भी शुष्क परिस्थिति होती है वातावरण में, तो इन कोशिकाओं से जो नमी होती है वो बाहर निकल जाती है, इनकी भित्तियों में खिंचाव उत्पन्न होता है जिससे परागकोश का स्फुटन हो जाता है, परागकोश फट जाता है। तो यहाँ पे अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि परागकोश के स्फुटन में सहायक, परागकोश के स्फुटन में सहायक परागकोश की भित्ति का नाम बताइए, तो आपका उत्तर होना चाहिए अंतःभित्ति या अंतस्थ त्वचा, ठीक है। फिर उसके बाद में आती है मध्य परत। तो अंतस्थ त्वचा के भीतर कोशिकाओं से निर्मित 3 से 4 परतें पाई जाती है जिनको मध्य परत कहा जाता है। इनकी कोशिकाएं जो होती है अल्पकालिक होती है, जो शीघ्र ही क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। फिर जो परागकोश की सबसे भीतरी जो परत पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, टेपिटम कहा जाता है। यह परागकोश की सबसे भीतरी परत होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टेपिटम की जो कोशिकाएं होती है उनमें सघन जीवद्रव्य पाया जाता है, स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, और साथ साथ में टेपिटम जो होती है यह परिवर्तनशील परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन आता है टेपिटम का कार्य लिखिए,
तो टैपिटम का कार्य क्या होता है? परिवर्धनशील परागकणों को क्या प्रदान करना? पोषण प्रदान करना। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि परिवर्धनशील परागकणों को पोषण प्रदान करने वाली परागकोश की भित्ति का नाम लिखिए, तब आपका उत्तर रहेगा क्या? टैपिटम। तो ये चित्र के रूप में हमने इनके बारे में जो जानकारी प्राप्त की, अब इसके नोट्स लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो परागकोश की अनुप्रस्थ काट है उसमें जो परत पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है? बाह्य त्वचा। तो हम लिखते हैं इसमें परागकोश की अनुप्रस्थ काट में, परागकोश की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित 4 भित्तियां पाई जाती है, जिसमें सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो आती है बाह्य त्वचा। तो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी कौन सी? बाह्य त्वचा, ठीक है ना। तो बाह्य त्वचा क्या है? यह परागकोश की सबसे बाहरी कोशिकाओं से निर्मित एकल परत है। कैसी परत है? एकल, सिंगल लेयर होती है, एकल परत है, ठीक है। फिर इसका कार्य क्या हो जाएगा? परागकोश को निश्चित आकार आकृति प्रदान करना और सुरक्षा प्रदान करना। इसका कार्य परागकोश को निश्चित आकार व आकृति प्रदान करना, निश्चित आकार व आकृति प्रदान करना एवं क्या? सुरक्षा प्रदान करना है, एवं सुरक्षा प्रदान करना है, ठीक है। फिर बाह्य त्वचा के बाद में सेकंड नंबर पे जो परत आती है उसको कहा जाता है अंतस्त्वचा त्वचा, ठीक है ना। तो क्या है? अंतस्त्वचा त्वचा, ठीक है। तो बाह्य त्वचा के भीतर, किसके भीतर? बाह्य त्वचा या बाह्य परत के भीतर एकल परत के रूप में अंतस्त्वचा पाई जाती है, अंतस्त्वचा पाई जाती है, ठीक है। और अंतस्त्वचा की जो कोशिकाएं होती है उसमें जमा होता है अल्फा सेलुलोज का। इसकी कोशिकाओं में अल्फा सेल्यूलोज का जमाव होता है। किसका जमाव होता है? इसकी कोशिकाओं में अल्फा सेलुलोज का जमाव होता है, ठीक है। जिससे कोशिकाओं में रेशेदार पट्टियां, रेशेदार आर्द्रताग्राही पट्टियां बनती है, रेशेदार आर्द्रताग्राही पट्टियां बनती है, ठीक है। अब आर्द्रताग्राही का मतलब समझ गए होंगे कि वातावरण से नमी को क्या करती है? ये अवशोषित करती है। शुष्क परिस्थिति आने पर ठीक है, इनसे नमी बाहर निकल जाती है। नमी क्या होती है? बाहर
निकल जाती है और इसमें खिंचाव होने से परागकोश फट जाता है, उसका स्फुटन हो जाता है। होने से परागकोश का स्फुटन हो जाता है। परागकोश का क्या हो जाता है? स्फुटन हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद में तीसरे नंबर पे जो परत आती है उसको क्या कहते हैं? मध्य परत। तो तीसरे नंबर पे जो आती है वो क्या कहलाती है? मध्य परत। तो मध्य परत सीधी सिंपल सी है, ठीक है ना। क्या है इसमें, क्या लिखते हैं कि अंतःत्वचा के भीतर 3 से 4, ठीक है, परतें जो पाई जाती है वो मध्य परत की होती है, जिसकी कोशिकाएं कैसी होती है? अल्पकालिक होती है। अंतःत्वचा के भीतर 3 से 4 स्तरीय मध्य परत पाई जाती है। 3 से 4 स्तरीय क्या पाई जाती है? मध्य परत पाई जाती है। इसकी कोशिकाएं कैसी होती है? अल्पकालिक। इसकी कोशिकाएं कैसी होती है? अल्पकालिक होती है। और सबसे अंदर की तरफ जो परत पाई जाती है उसको क्या कहेंगे? टैपिटम। तो यहाँ तक तो आपने पढ़ लिया। बाह्य त्वचा के बारे में क्या देखा? परागकोश की सबसे बाहरी कोशिकाओं से निर्मित एकल परत है। इसका कार्य परागकोश को निश्चित आकार और आकृति प्रदान करना और सुरक्षा प्रदान करना। फिर आपने पढ़ा अंतःत्वचा के बारे में कि बाह्य त्वचा के भीतर एकल परत के रूप में अंतःत्वचा पाई जाती है। इसकी कोशिकाओं में एल्फा सेलुलोज का जमाव होता है, जिससे कोशिकाओं में रेशेदार आर्द्रताग्राही पट्टियां बनती है। शुष्क परिस्थितियां आने पर इनसे नमी बाहर निकल जाती है और खिंचाव होने से परागकोश का क्या होता है? स्फुटन हो जाता है। फिर आता है मध्य परत। मध्य परत में क्या देखा कि अंतःत्वचा के भीतर 3 से 4 स्तरीय मध्य परत पाई जाती है, जिसकी कोशिकाएं अल्पकालिक होती है। और सबसे भीतर की तरफ जो पाई जाती है वो क्या कहलाती है? टैपिटम। तो अंतिम जो परत आती है वो परत आती है कौन सी? टैपिटम। तो टैपिटम क्या है, क्या कहा जाता है इसके बारे में? 4th नंबर पे आती है क्या? टैपिटम। ठीक है। यह परागकोश की सबसे भीतरी परत है। यह परागकोश की सबसे भीतरी परत है। इसकी कोशिकाओं में सघन जीवद्रव्य और स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। इसकी कोशिकाओं में सघन जीवद्रव्य व स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। ठीक है। और टैपिटम का कार्य क्या होता है? परिवर्तनशील परागकणों को पोषण प्रदान करना। टैपिटम का कार्य परिवर्तनशील परागकणों को पोषण प्रदान करना है। क्या प्रदान करना है? पोषण प्रदान करना है। ठीक है। तो ये अभी तक हमने जो पढ़ा, ये पढ़ा लघु बीजाणु दानी में परागकोश के अनुप्रस्थ काट की 4 भित्तियों के बारे में।